फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के रिगार्डिंग आप सबके लिए मैं क्लास लेके आ गया हूं। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आपके अपडेट आ चुके हैं और ऑफिशियली अपडेट भी आ गए हैं। आप लोग देख लिए हों जाके। यदि आपने देखा नहीं है तो ESB की साइट पर जाके आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो परीक्षा होने वाली है आप सबको पता है एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है। हमारे समय में 2020 में चयन परीक्षा हुई थी, है ना। तो हम वहाँ पर चयन हो गए थे और हम आज टीचर हैं। तो हमने जिस तरह से पढ़ाई की और जिस प्रकार की स्ट्रेटजी को अपनाया, उसी प्रकार की स्ट्रेटजी एज इट इज़ मैं आपके साथ साझा करूँगा और कैसे आपको 110 प्लस लाना है, क्योंकि एज अ OBC आपको 110 प्लस होने चाहिए, कंपलसरी है सिलेक्शन के लिए, है ना फ्रेंड्स। चलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ टारगेट 30 आउट ऑफ 30 बाल विकास में हर विषय में 30 आउट ऑफ 30 करने का प्लान करेंगे। हम लोग NCERT कवर करेंगे, सारी चीज़ों को PYQ देखेंगे, सिलेबस कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आप सबकी तैयारी आज से शुरू हो गई है और डेली क्लास लगेंगी शाम के समय में बाल विकास, सुबह EVS, अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लूँगा मैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर टाइप कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप? अब ध्यान दीजिएगा, जो समवयस्क समूह कहलाता है, आपके हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो ग्रुपिंग होती है, जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो समवयस्क समूह कहलाता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है? तो आपको ध्यान रखना है वो है किशोर अवस्था। ध्यान दीजिएगा, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज बाल विकास से। टॉप 30 क्वेश्चन आपके साथ लूँगा और उन क्वेश्चंस के साथ साथ आपके साथ डिस्कशन रहेगी, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार होंगे। किशोरावस्था आप सबको पता होना चाहिए, इसकी आयु कब होती है? 12 से लेके 18 साल तक इसकी आयु होती है। आप नोट करते जाएंगे सारी चीज़ों को, क्लियर है। 12 से लेके 18 साल तक इसकी आयु होती है। मैं इसकी जो स्क्रीनशॉट है या फिर PDF है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। किशोरावस्था की आयु होती है 12 से लेकर 18 साल तक की, क्लियर है। इसके बाद किशोरावस्था को एक परिभाषा याद रखना, किशोरावस्था को जो तूफान की अवस्था कहा है स्टैनले हॉल ने। किसने? स्टैनले हॉल ने। ये आपको परिभाषा लिख लेनी है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो आपको याद रखना है 0 से लेके 6 साल तक की। इसे आप लोग शैशवावस्था भी कह सकते हैं, या 3 साल से लेके, ठीक है ना, 0 से 3 साल तक की अवस्था तो आपकी क्या कहलाएगी? आपकी शैशवावस्था कहलाएगी। बेसिकली पूर्व बाल्यावस्था जैसी की चीज़ कोई होती नहीं है। एक होता है शैशवावस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं बाल विकास के अंतर्गत। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक आपकी किशोरावस्था, एक शैशवावस्था और एक बाल्यावस्था, ठीक है। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 साल तक की होती है। इसके बाद बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर 12 साल तक की, और शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 6 साल तक की, क्लियर है। ये आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। इसको मैं आपके लिए PDF बनाता रहूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लूँगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल है? आप ध्यान रखिएगा, फाइन मोटर स्किल पूछ रहा है। अब यहाँ पे 2 प्रकार की स्किल होते हैं, सूक्ष्म गति कौशल और एक और होता है तीव्र गति कौशल। सूक्ष्म और एक हार्ड, ठीक है। 2 प्रकार के गति कौशल होते हैं, एक सूक्ष्म होता है और एक बड़ा लेवल का होता है। तो सूक्ष्म गति कौशल जिसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं, वो फाइन मोटर स्किल क्या होता है समझना रहे मेरे साथ। आपके हाथ हैं, आपके हाथ में पूरा हाथ छोड़िए, फिंगर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? फिंगर की। तो फिंगर के थ्रू आप जितने भी वर्क करते हैं अपने फिंगर के थ्रू, लाइक लिखना, चुटकी बजाना, या फिर जो भी कार्य आप फिंगर से करते हैं, छोटे छोटे कार्य, उसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म गति कौशल। अर्थात ऐसे क्रियाएं जिसमें ज़्यादा बल की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहते हैं सूक्ष्म गति कौशल, फाइन मोटर स्किल।
ठीक है, अब ये लिखना हो जाएगा इसका आंसर। इस पे जो 3 ऑप्शन और देखिए जरा मेरे साथ, ये क्या कह रहे हैं, चढ़ना। चढ़ना जो होता है इसमें हाथ और पैर दोनों के काम आते हैं, पूरी बॉडी इस पे वर्क करती है। फुदकना, इसमें ही पूरी बॉडी वर्क करती है। दौड़ना, इस पे ही पूरी बॉडी वर्क करती है। एक ऐसा वर्क जिसमें सारी बॉडी वर्क करती है, मुझे वो हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है, नहीं आपको बताता कि क्या होता है वो। आप याद रखेंगे कि सूक्ष्म गति कौशल में हल्की फुल्की वर्क आते हैं और एक हाई मोटर स्किल होता है, एक फाइन मोटर स्किल और एक हाई मोटर स्किल, 2 चीज़ें। क्लियर है? चलिए आप लोग इसकी हिंदी मीनिंग देख लेंगे, मैं बता दी आपको इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसका अपन लोग क्या करते हैं, आपके लिए बना देता हूं मैं। इस पे आगे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन आपके साथ आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके साथ साझा कर रहा हूं यहाँ पे साथियों। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन ऐसा भाषा मनोवैज्ञानिक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत शानदार चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ मैं, ठीक है। एक पावलोव, एक विने, एक चॉम्स्की, एक मॉस्लो। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, क्या है इसका आंसर, चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की। क्या फ्रेंड्स, नोम चॉम्स्की। इनके बारे में एक खास बात बता रहा हूँ आपको मैं। नोम चॉम्स्की ने एक डिवाइस दिया था जिसका नाम था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD नाम से एक डिवाइस इन्होंने बनाया था। भाषा अधिग्रहण क्षमता, क्लियर है, भाषा अधिग्रहण यंत्र या क्षमता भी कह सकते हैं। इन्होंने कहा था, चॉम्स्की की परिभाषा आप लोग नोट कर लेंगे, इन्होंने कहा था कि बचपन से ही प्रत्येक बच्चे में भाषा को सीखने के लिए एक क्षमता होती है, एक स्किल होता है, उसे इन्होंने लैड कहा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा, ठीक है ना। तो नोम चॉम्स्की एक भाषा वैज्ञानिक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पावलोव कौन है, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अल्फ्रेड विने, ये किसके ऊपर वैज्ञानिक है, ये अपने दिमाग के ऊपर इन्होंने काम किया था। मॉस्लो भी एक वैज्ञानिक है, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। 4th क्वेश्चन लूंगा, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, बाल्यावस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। संवेग पता है क्या होते हैं, संवेग क्या होते हैं बताइए आप मेरे से। इमोशनल संवेग, प्रेम, करुणा, क्रोध, दया, ईर्ष्या, घृणा, ये सब संवेग कहलाते हैं। तो संवेगात्मक विकास का सबसे ज़्यादा अनोखा क्या होता है, बाल्यावस्था। इसी समय बच्चे के अंदर सारे संवेगों का विकास देखने को मिलता है बहुत तीव्र गति से बाल्यावस्था में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लूंगा आपके साथ में। मानव विकास है, मानव विकास क्या है, अब वृद्धि विकास से प्रश्न पूछ के रखा है। मानव विकास आपको पता होना चाहिए, विकास जो होती है ना, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास जन्म से लेके मरण तक होता है, बॉम टू टॉम चलता है, ठीक है ना। गर्व के साथ साथ, क्या गर्व से लेके, आपको पता है अभिमन्यु की कथा, वो गर्व में ही रह के सारी चीज़ें सीख गए थे। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया इसमें मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। क्लियर है, याद रखेंगे आप दोनों ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ देखना पड़ेगा, आप देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, समाजीकरण। समाजीकरण क्या है मालूम है आपको, समाजीकरण बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। समाजीकरण समाज में रहकर समाज में उपस्थित आदर्शों, गुणों, नियमों आदि को अपनाना और उसके अनुसार बिहेवियर करना समाजीकरण कहलाता है। क्लियर है। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें 2 प्रकार की एजेंसियां होती हैं, एक प्राथमिक एजेंसी और एक द्वितीयक एजेंसी। प्राथमिक एजेंसी मतलब क्या, प्राथमिक एजेंसी मतलब एक ऐसी एजेंसी जिसमें बच्चा जो होता है डायरेक्ट चीज़ों को सीखता है, डायरेक्ट, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताइए कि प्राथमिक एजेंसी कौन होगी, उसका परिवार, उसके मम्मी पापा क्या रहेंगे, उसके प्राथमिक एजेंसी रहेंगे, उसका भाई बहन प्राथमिक एजेंसी। द्वितीयक एजेंसी में कौन होता है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक एजेंसी में आते हैं मीडिया और विद्यालय, मीडिया और विद्यालय। इसके साथ साथ आपके याद रखिएगा परिवार एवं आस पड़ोस प्राथमिक एजेंसी, परिवार एवं मीडिया, परिवार आ गया तो यहाँ पर प्राथमिक एजेंसी, मीडिया एवं आस पड़ोस ये भी आ जाएंगे आपके, ठीक। अब समझना जरा, फ्रेंड्स पूछ लेगा आपसे,
तो फ्रेंड्स भी आपके किस में आएंगे, डायरेक्ट करंट कंटेक्ट रहता है ना उसका सामने से, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्राथमिक एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। द्वितीयक एजेंसी के रूप में विद्यालय और मीडिया, द्वितीयक एजेंसी के रूप में विद्यालय और मीडिया। क्लियर है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आप सबके साथ साझा करूंगा अभी, ठीक है ना। पहले देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं, इसको आप एज इट इज याद कर लो। निरंतर विकास का सिद्धांत बिल्कुल है, परस्पर संबंध का सिद्धांत बिल्कुल है, समान प्रतिमान का सिद्धांत बिल्कुल है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके सारे थ्योरी कवर करेंगे। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी नहीं रुकती, ध्यान रखना। विकास और परिपक्वता में आपको अंतर बताता हूं, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट। अब समझना, परिपक्वता, परिपक्वता एक निश्चित आयु तक आने के बाद खत्म हो जाती है, पर विकास खत्म नहीं होती। अब समझना, एक बालक को बीमारी हुई, बीमारी होने के बाद उसने कुछ सीखा, उसके शरीर में परिवर्तन आए, पर वो विकास है क्या, नहीं, वो क्या है, परिपक्वता है। परिपक्वता जो होती है एक निश्चित समय तक रहती है, पर विकास क्या होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब विकास में आपको देखिए जरा, ये निरंतर विकास सिद्धांत में एक ध्यान दीजिएगा, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाएं चलती रहती हैं। क्या कोई अवस्था, क्या बताया मैंने आपको कि निरंतर विकास में पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, ये प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में चलती रहती है। निश्चित क्रम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। शैशवावस्था के बाद सीधे किशोरावस्था नहीं आएगा, बाल्यावस्था के बाद सीधे प्रौढ़ावस्था नहीं आएगा, एक निश्चित क्रम से एक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, अर्थात निरंतर विकास का सिद्धांत होता है। तीसरा देखते हैं अपन, परस्पर संबंध का सिद्धांत बिल्कुल सही है। शैशवावस्था के कुछ गुण बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के कुछ गुण किशोरावस्था में, किशोरावस्था के कुछ गुण प्रौढ़ावस्था में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब परस्पर संबंध होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब समझना, बच्चा जो होता है पहले ब्ला 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 करता है, ब्ला ब्ला करने के बाद ही वो कुछ बोलना सीखता है। इसी प्रकार से पहले फिंगर्स को मूव करता है, मूव करने के बाद ही पे उससे कुछ चीज़ों को पकड़ पाता है। तो एक क्या होता है, एक परस्पर संबंध होता है विकास में। आगे देखते हैं अपन लोग, समान प्रतिमान का सिद्धांत, बिल्कुल सही है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखिए, शैशवावस्था में बालक जिसने कुछ सीखा, तो वो सीखा हुआ गुण जो होता है बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। क्लियर है। और बाल्यावस्था में जो चीज़ें सीखता है वही उसको किशोरावस्था में देखने को मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लूंगा आपके साथ में। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में बताऊंगा आपको, किसने दिया, उससे प्रश्न पूछता है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा जा चुका है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन बिल्कुल नहीं। पूरे ये जो शब्दावली पूरा क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान बिल्कुल नहीं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन बिल्कुल सही है। अब समझने का प्रयास करना मेरे साथ। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये दिया था आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, आपको याद रखना है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब ध्यान से सुनना, ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का है ना, ये ब्लूम का है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से लिया गया है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ज्ञान, पहले हम किसी चीज़ का ज्ञान लेते हैं, फिर उसको हम संधारण करते हैं। अब समझने का प्रयास करना, मान लो आपने कुछ सीखने का प्रयास किया, तो उसके संबंध में आप जानकारी लोगे, फिर उसके बाद उसको समझोगे, फिर उसका प्रयोग करने का प्रयास करोगे, फिर उस पर विश्लेषण करोगे कि कहाँ कुछ कमियाँ रह गई है ना, उससे कुछ निचोड़ निकालोगे, फिर उसका सिंथेसिस करोगे, संश्लेषण करोगे, फिर मूल्यांकन करोगे कि आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। इसका मतलब ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्लियर है ना। पहले एक जानकारी लेना, फिर समझ विकसित करना, उसका प्रयोग करना, फिर उसमें काट छाट करना, फिर एक निष्कर्ष तक पहुंचना, फिर उसका मूल्यांकन करना। तो ये चीज़ें ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आती है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। ज्ञान,
अवबोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है ना, ये हो गया, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 देखेंगे अपन लोग। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा मेरे साथ आप लोग। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब समझना, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका बिल्कुल सही है, विकास। अब यहाँ एक चीज़ क्लियर करना आप लोग मेरे साथ कि डेवलपमेंट डी इक्वल टू होता है एनवायरमेंट मल्टीप्लाई हेरिडिटी। इसका मतलब क्या होता है, इस सूत्र को आप लोग याद कर लेंगे कि विकास जो होता है वातावरण और आपके आनुवंशिकता का गुणात्मक संयोग होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ देखिए जरा कौन सा कथन सत्य बोल रहा है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। ये क्लियर नहीं है, दोनों का योगदान तो है पर 50-50% होगा ये क्लियर नहीं है। समवयस्कों और पितरक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। बिल्कुल सही है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, गलत। सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, बिल्कुल नहीं। दोनों का मिला जुला संयोग होना चाहिए। इतना अच्छा प्रश्न देखो जरा, इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं। सहसावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, बिल्कुल सही है, मूल प्रवृत्ति ओरिजिनल। इंग्लिश नहीं देखना है आपको ताकि क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लूंगा मैं। संज्ञानात्मक विकास इनमें से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण। ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्लास होता है वो बाला, आपको पता है बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। आपके क्लास को जो है ना क्या बनाया गया है, एक्टिविटी संपन्न बनाया गया है। आप लोग अपने स्कूल की क्लास में जाना, पूरा कलरफुल, पूरा डिजाइन बने हुए हैं। वो क्यों बनाया गया है? एक अधिगम संपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना। उसी प्रकार से ज्ञान के विकास के लिए, बच्चों के अध्यापन के लिए हमें प्रिंट समृद्ध वातावरण देना बहुत जरूरी है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना कंपलसरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लूंगा मैं। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्द को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं 18 से लेकर 24 माह में। ये लगभग 2 साल की आयु होती है। उस समय बच्चे जो होते छोटे छोटे शब्द जो होते हैं उनको मिलाकर एक वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। ये एक क्या है, एक तथ्यात्मक प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? बिल्कुल सही, ध्यान दीजिएगा, जन्म से लेकर किशोरावस्था में बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद वो किस तरह से आगे बढ़ता है समझने का प्रयास करना। पहले वो सांवेदिक संवेदनाओं के द्वारा, फिर मूर्त वस्तुओं को छूकर, फिर अमूर्त। देखिए जरा, संवेदिक एक नया शब्द, संवेदिक मतलब संवेदना के थ्रू। ठीक है ना, संवेदना मतलब देखकर, सूंघकर। ठीक, मूर्त मतलब छूकर, कोई वस्तु सामने से दिखे, जैसे पेन। मूर्त मतलब होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, मूर्त वस्तुएं। अमूर्त जिसको आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये शब्दावली आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लूंगा मैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? किस पर? अब भी मैंने बताया आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। बिल्कुल सही है, विकास। अब याद हो गया होगा कि विकास क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का गुणात्मक स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 15 लूंगा आपके साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बिल्कुल सही, संवेगात्मक विकास। कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश संवेगों के विकास के लिए क्यों जरूरी है? हमारे अंदर बहुत सारे संवेग होते हैं, प्रेम, करुणा, क्रोध, दया। तो क्लास में हम सभी बच्चों को समान रूप से अवसर दें, उनके संवेगों को समान रूप से अवसर दें और अपने संवेगों में स्थिरता रखें। क्या? टीचर को अपने संवेगों में स्थिरता रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लूंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बिल्कुल सही है, ध्यान सुनिएगा। खेलना क्यों जरूरी है? खेलने से ना सिर्फ बच्चे का शारीरिक बल्कि उसका मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार से विकास होता है। संज्ञान मतलब ज्ञान का विकास, सामाजिक मतलब सामाजिक गुणों का विकास। क्यों? क्योंकि बच्चा उसमें ग्रुप में काम करता है।
किस में काम करता है? ग्रुप में। ठीक है, चलिए आपके साथ क्वेश्चन नंबर 17 लूँगा मैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? अब एक नया शब्दावली आया, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, समझने का प्रयास करना। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब होता है कि हमारी क्लास में भिन्न भिन्न स्थिति परिस्थिति के छात्र आते हैं, भिन्न भिन्न मानसिक योग्यता वाले, भिन्न भिन्न शारीरिक योग्यता वाले छात्र आते हैं। हमें किसी प्रकार से उनकी भिन्नताओं को ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में ना रखते हुए उनको समाज की मुख्य धारा में लेके चलना है। सबको एक समान हम चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि अलग अलग स्तर से सीखने वाले छात्र होते हैं। तो हमें क्या करना है, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है, व्यक्तिगत विभिन्नता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लूँगा मैं। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बिल्कुल, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने बताया कि प्रत्येक प्रकार के बच्चे अपने वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कठोर अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, अर्थात अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत इन्होंने दिया है, आपको ये पता होना चाहिए। अब्राहम मैस्लो साहब ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है ना, नीड थ्योरी इन्होंने दिया है अब्राहम मैस्लो ने, ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्लासेस में इसको कवर करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके साथ साझा करूंगा, ध्यान से देखिए ज़रा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के व्यापक आयाम, ब्रॉड लेवल। विकास क्या है? शारीरिक भी, संज्ञानात्मक भी, सामाजिक भी और संवेगात्मक भी, चारों प्रकार से। ठीक, शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, सामाजिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है। अब ध्यान से देखना, सर बौद्धिक क्यों नहीं, आध्यात्मिक क्यों नहीं? ध्यान देना, बौद्धिक जो होता है ना संज्ञान के अंदर आ जाता है, आध्यात्मिक भी किसके अंदर आ जाता है? आध्यात्मिक और स्वयं जो हैं ये सामाजिक के अंतर्गत जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अपने को आंसर क्लिक करना होता है। आगे चलते, मध्य वाले अवस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती। अब समझने का प्रयास करना, आपके परिवेश में कुछ बालक होंगे अभी बाल्यावस्था वाले, उन पर आप थोड़ा नज़र करना। उनकी जो भाषा होती है वो अहम केंद्रित ज़्यादा होती, ईगो सेंट्रिक। मतलब जो कुछ बोलते हैं वो उसी में, मतलब उन्हें किसी को सुनना नहीं है, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। मतलब उनकी भाषा सामाजिकृत के बजाय ज़्यादा क्या होती? अहम केंद्रित ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके साथ लूँगा मैं। विकास का सिर पदाभिमुख, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। सेफेलोकोडल प्रिंसिपल, दो प्रकार के यहाँ पर दिशाएं होती हैं विकास में। एक सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत क्या कहलाता है? ध्यान से देखना, सिर पदाभिमुख, संस्कृत देखो, सिर मतलब सर, पदाभिमुख मतलब पैर की ओर, सर से पैर की ओर, सर से पैर की ओर। इसी प्रकार से निकट दूरस्थ का सिद्धांत, एक और सिद्धांत होता है निकट दूरस्थ का सिद्धांत। मतलब क्या? हृदय के पास वाले अंगों का पहले विकास होता है और फिर दूर वाले अंगों का बाद में विकास होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि बच्चे का जो विकास होता है सबसे पहले सर का विकास होता है, सर से विकास होते होते पैर तक जाता है। इसे सिर पदाभिमुख सिद्धांत कहते हैं, सेफेलोकोडल प्रिंसिपल कहते हैं। और एक होता है निकट दूरस्थ का सिद्धांत, मतलब पहले हृदय के पास वाले अंगों का विकास होगा, फिर दूर वाले अंगों का विकास होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ध्यान से सुनना, शारीरिक विकास जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है वो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। आप लोग खुद देखते हैं बच्चे में जो शारीरिक विकास होता है बहुत तेज गति से बचपन में होता है, शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में विकास थोड़ा धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में फिर तेज देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लूँगा मैं आपके साथ। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। समझना, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अब दो प्रकार के बच्चे हैं, दोनों बच्चों को लेना आप। मातृभाषा सीख रहा है एक बच्चा और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों में क्या समस्या हो सकती है बताओ जरा? विकासात्मक समस्या आ सकती हैं। समान प्रकार की त्रुटि, कौन सी समान प्रकार की त्रुटि? विकासात्मक, डेवलपमेंटल। ध्यान से सुनना, अब मान लो किसी बच्चे को मातृभाषा हिंदी है और एक बच्चे की मातृभाषा अंग्रेजी है, ठीक है,
और पहला बच्चा अपनी मातृभाषा हिंदी सीख रहा है, दूसरा बच्चा उसी भाषा को द्वितीय लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है। क्यों सीख रहा है? क्योंकि उसकी मातृभाषा अंग्रेजी है। तो दोनों में विकासात्मक क्या आ सकते हैं? त्रुटि आ सकते हैं। आपको ये क्लियर याद रखना है। आगे चलते हैं। जब तक ये अवधारणात्मक प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न बने हैं एमपी टेट में। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में? ध्यान सुनिएगा। वो बोल रहे हैं कि भाषा विकास नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आर्जव सेज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस innate predisposition, while Sonali feels that it is because of environmental. This discussion between Arzav and Sonali is about. आर्जव का कहना है कि जो भाषा का विकास होता है वो नैसर्गिक होता है, मतलब पहले से, मतलब प्राकृतिक रूप से। और वहीं कौन? सोनाली बोल रही हैं कि यह परिवेश से प्रभावित होता है, मतलब इन्वायरमेंट से। दोनों की हुई चर्चा किस प्रकार के विषय में? बताइए ज़रा मुझे। प्रकृति एवं पोषण पर विवाद है। पूछो क्यों? नैसर्गिक मतलब प्रकृति, पालन पोषण मतलब परिवेश, दोनों में विवाद हो गया। क्लियर है ना? ये अवधारणात्मक प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप किसी प्रकार के बुक से नहीं मिल सकती। आपकी अवधारणा जितनी क्लियर होगी उतने ऐसे प्रश्न क्लियर होंगे। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 25 लूंगा मैं। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बताया ना, ये अवधारणात्मक प्रश्न है। अवधारणा पर भी, ये अवधारणा पर डिटेल है, तथ्यात्मक नहीं है, इसलिए अपने को क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए ध्यान से सुनिएगा। भाषा के विकास के लिए कब जरूरी होगा? जब बच्चा सीख रहा हो। कब? प्रारंभिक बचपन, या फिर उसे आप शैशवावस्था भी कह सकते हैं। बच्चा जो सीखेगा वही बाद में दिखेगा, इसलिए हमें बच्चों के सामने जब वो बच्चा सीखता है ऐसे प्यारे प्यारे व्यवस्थित शब्दों का प्रयोग करें जिससे वो अच्छे से सीखे, और अच्छे से सीखेगा तभी तो अच्छे से बोलेगा। वही बात है, अ गुड स्पीकर इज डिपेंड ऑन गुड लिसनर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लूंगा। एक और अवधारणात्मक प्रश्न आपके साथ। 14 वर्षीय अंजना अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, या विकसित कर रही। अब समझना, एक 14 वर्ष की अंजना है, किशोर अवस्था में है, वो ये कर रही है कि अपने आप से, खुद से दूसरे व्यक्ति के स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। क्या है? स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास मतलब उसके शारीरिक, मानसिक संवेगों सभी को लेके। विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण, बिल्कुल सही है। बच्चे के विद्यालय में ही उसके शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक सब प्रकार की विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास ज़रूरी है। और संज्ञानात्मक विकास करने के लिए आप खेल करा सकते हैं, कोई भी गतिविधि करा सकते हैं डेली। ठीक है? आगे चलते हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न लूंगा आपके साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार पर अभिघातस्थ तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। क्लियर है ना? ये कुछ तनाव हैं। इस तनाव पे बेस में एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपके साथ साझा करूंगा। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, या क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह। भाई जेंडर बायस है ये। भाई राष्ट्र स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता है, अब उसमें कंपलसरी नहीं है कि लड़की ही करेंगे। अब वो स्कूल से लड़कियों बच्चों को तैयार कर लिए, भाई लड़कों को भी तैयार करो ना, दोनों को लेकर चलो। जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता, लिंग बायसता नहीं होनी चाहिए, लिंग पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये सो फ्रेंड्स, ये आज की 30 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और मैंने उसी प्रकार से आप सबके साथ डिस्कशन भी किया है। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी आप जाके फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 30 आउट ऑफ 30 की मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं अपना पूरा अनुभव के साथ साझा कर रहा हूं। इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। सो फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कल आप लोगों के लिए मैं ईवीएस की क्लास लेके आऊँगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ईवीएस क्लास रहेगी, जो कि पूरी आपकी एनसीईआरटी पे बेस रहेगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।